एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं बायोलॉजी क्लास 12 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। वीआईपी प्रश्न है, चलिए आपको समझा देते हैं। प्रश्न है, पारजीनी जंतु क्या हैं? इन जंतुओं को विकसित करने के लाभदायक और हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी पहले बताना है कि पारजीनी जंतु क्या है, फिर पारजीनी जंतुओं के लाभ क्या हैं और पारजीनी जंतुओं से हानियां कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, जो पारजीनी जंतु हैं, ऐसे जंतु जिनमें पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, उन्हें पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। देखिए, जब किन्हीं दो जीवों के डीएनए को आपस में मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है तो उसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। कोई दो जीवधारी हैं, उन दोनों जीवधारियों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बना दिया गया है तो उसे ही क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है या पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। तो कहा गया है कि ऐसे जंतु जिनमें पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उन्हें पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। मतलब धान का खेत है और धान के खेत में आपने देखा होगा जो शैवाल लगती है, ब्लू ग्रीन जो एल्गी लगती है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है। तो उस नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता वाले जीन को वहां से निकाल लिया गया और फिर जो धान होते हैं, धान के डीएनए में इस जीन को, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती थी, इस जीन को धान के डीएनए में जोड़ दिया गया। तो अब जो नया डीएनए बना वही क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। अब इससे जो धान तैयार किए गए वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन स्वयं कर लेंगे। जो धान तैयार हुए वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लेंगे, नील हरी शैवाल की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे जंतु जिनमें पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उन्हें पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। अब इसके लाभ क्या हैं? तो पारजीनी जंतुओं से लाभ या फिर आप ट्रांसजेनिक जंतुओं से लाभ भी आप कह सकते हैं। तो पहला है अधिक दूध उत्पादन। जैसे कोई गाय है और अधिक दूध नहीं देती है तो उसके डीएनए को और किसी दूसरी गाय के डीएनए को आपस में जोड़ करके नया डीएनए बनाया गया है, वो अधिक दूध दे। उस जीन को निकाला गया है ताकि अधिक दूध दे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उसको किसी दूसरे जीवधारी के शरीर में प्रविष्ट कर दिया गया तो उससे जो भी जीव बना वो ट्रांसजेनिक जंतु या पारजेनिक जंतु कहलाएगा। अब वो अधिक दूध देगा, अधिक दूध उत्पादन होगा। फिर ऐसे ही अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों का विकास, इसी तरह से अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों का विकास हुआ है जो अधिक अंडे देती हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से अंडों की आवश्यकता अधिक है, इसलिए अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों का विकास किया गया है। किससे? डीएनए रिकॉम्बिनेंट के माध्यम से या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। फिर अगला है उत्तम गुणवत्ता वाले जीवों का विकास। जो अच्छी गुणवत्ता वाले जीव हैं ऐसे जीवों का विकास भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए से किया गया है। फिर अगला है छोटे जनन चक्र वाले जंतुओं का विकास। आप देखिए, जो छोटा जनन चक्र होगा तो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होंगे। जब जनन चक्र छोटा है यानी बच्चे कम समय में ही पैदा हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी चूजे पैदा हो जाएंगे या जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो जाएंगे जिससे अधिक विकास होगा। फिर चलिए जानते हैं कि पारजीनी जंतुओं से हानियां कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, पहली हानि है पारजीनी जंतुओं द्वारा बने प्रोटीन विषाक्त हो सकते हैं। जो पारजीनी जंतुओं से प्रोटीन बनाई गई है वो विषाक्त हो सकती है या जहरीली हो सकती है। फिर अगला है पारजीनी जंतुओं द्वारा बने उत्पाद एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। जो पारजीनी जंतुओं से उत्पाद बनाए गए हैं ये उत्पाद एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, एलर्जन हो सकते हैं। फिर अगला है मनुष्य और अन्य जंतुओं के स्वास्थ्य पर इनका कुप्रभाव पड़ सकता है। जो मनुष्य है अगर इनका प्रयोग करता है या फिर जो अन्य जंतु हैं अगर इनका प्रयोग करते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ सकता है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर अगला है कीटों की मृत्यु से अन्य पौधों में परागण की क्रिया प्रभावित हो सकती है। देखिए, कीटों क्यों कहा गया है? तो कीट होते हैं ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक प्रोटीन बनाई गई थी जिसे क्राई प्रोटीन कहा था, ये कीटों के प्रति प्रतिरोधी थी। तो इसके जीन को उस फसल में डाला गया है जिस फसल को कीटों के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया है। तो जैसे उस फसल को कोई कीट खाएगा तो वो मर जाता है। तो जब सारे कीट मर ही जाएंगे तो कहा गया कि अन्य पौधों में परागण की क्रिया प्रभावित होगी, क्योंकि कीटों के द्वारा परागण की क्रिया
होती है तो अन्य पौधों में पॉलिनेशन नहीं होगा या परागण की क्रिया प्रभावित होगी। ये तो 4 प्रमुख हानियां मैंने बताई, और भी इससे ज्यादा हानियां हैं और लाभ भी कई सारे हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।